अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारी इस चैनल की कहानियाँ जो कि बिल्कुल सच्चे वाक़यात मैं इस चैनल पे बयान करता हूँ, उन्हें पसंद करने के लिए आपका बेहद मशकूर हूँ। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये हमारे एक भाई ने, मुनीब ने हमें लिख के भेजी थी। मुनीब कहता है कि मेरी इस वक़्त उम्र जो है वो तकरीबन 45-46 साल है। मेरा एक दोस्त, जब हम दोनों तकरीबन 25-26 साल के होंगे, वो मेरे साथ ऑफिस में काम करता था। उसे जो है वो जिन्नात से बातें करना, जिन्नात को हाज़िर करना और जिन्नात से अपनी ख्वाहिशात की तकमील करवाने का बेहद शौक़ था। मैं उसे अक्सर देखता तो वो मुख्तलिफ़ जिन्नात को हाज़िर करने की किताबें पढ़ता मुझे दिखाई देता। मैं कई बार उसे पूछता कि यार, क्या कभी तेरे सामने जिन्नात हाज़िर हुए हैं? तो वो अक्सर मुस्कुरा देता। हम दोनों ने तकरीबन 3 साल इकट्ठे उसी ऑफ़िस में जॉब की, फिर वो ऑफ़िस छोड़ के कहीं और नौकरी करने लगा। उसके बाद मेरा और उसका कभी राब्ता ना हुआ। तकरीबन इस वाक़ये को 10 साल गुज़रे होंगे कि एक दिन सड़क पे मैं कुछ सामान घर का लेने जा रहा था, तो रास्ते में किसी आदमी ने मुझे पीछे से आवाज़ दी। मैंने मुड़ के देखा तो एक आदमी जिसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे और वो बड़ी बुरी हालत में था। उसके कपड़े बता रहे थे कि इस इंसान की ना तो माली हालत अच्छी है और ना ही ये इंसान सेहत के लिहाज से फिट है, क्योंकि उसके चेहरे के जो तासुरात थे वो बताते थे कि ये इंसान बीमार है। मैंने मुड़ के देखा और उसे गौर से पहचानने की कोशिश करने लगा। इसके साथ ही उसने मेरा नाम पुकारा। मैं उसके मुंह से अपना नाम सुन के हैरान रह गया कि ये कौन आदमी है जो मुझे जानता है जबकि मैं उसे नहीं जानता। उसने कहा, शायद तुम मुझे पहचान नहीं सके, मैं तुम्हारा दोस्त नवीद हूँ जो तुम्हारे साथ ऑफिस में काम करता था। ये सुनना था कि मैं हैरान रह गया कि एक इतना पाक साफ रहने वाला, इतना सुलझा हुआ इंसान इस हालत तक कैसे पहुंच सकता है। मैंने उससे पूछा कि यार, तुम कहाँ गायब थे और तुमने ये अपनी क्या हालत बना रखी है। इस पर उसने जवाब दिया कि ये बड़ी लंबी कहानी है। मैंने कहा, तो चलो आओ कहीं बैठ के चाय पीते हैं। बस वो मेरे साथ चल पड़ा। करीब ही एक चाय वाले का होटल था, जैसे बिल्कुल एक ढाबा होता है। वहाँ जाके हम दोनों बैठ गए। मैं उसका चेहरा तकता जाता और पुरानी यादों में गुम होता जाता कि जब वो इंसान ऑफिस में, जब भी मैं जिन्नात के बारे में उससे मुख्तलिफ सवालात करता तो वो आगे से मुस्कुरा दिया करता था। फिर मैंने उसकी इस हालत की वजह जानना चाही। मैंने उससे पूछा कि तुमने ये अपनी हालत क्या बना रखी है और इस हालत तक तुम कैसे पहुँचे। कुछ देर वो खामोश रहा। उसके बाद उसने इस तरह अपनी आप बीती बतानी शुरू की। उसने कहा कि जब मैं ऑफिस छोड़ के किसी दूसरे ऑफिस में काम करने लगा तो वहाँ मुझे काफ़ी वक्त मिल जाता था। जैसे तुम्हें मालूम है कि मुझे जिन्नात को हाजिर करने का बेपनाह शौक़ था। किसी किताब में मैंने पढ़ा कि अगर कोई इंसान फलां दिन को कुछ बड़ा गोश्त, जिसे गाय भैंस का गोश्त कहा जाता है, वो कुछ लेके दोपहर के वक़्त कब्रिस्तान चला जाए और जो अमल बताया गया था उसे पढ़े तो जिन्नात हाजिर हो जाते हैं। मैंने बिल्कुल किताब में बताए गए अमल के मुताबिक वो चिल्ला शुरू कर दिया। अब मैं जब भी ऑफिस से
फारिग होता मैं सीधा कब्रिस्तान चला जाता। रास्ते से कुछ गोश्त खरीदता और वहाँ जाके किसी कब्र के पास बैठ के मैं वो चिल्ला पढ़ना शुरू कर देता। जब चिल्ला पढ़ लेता तो मैं वो गोश्त उसी कब्र के पास रख के वापस घर आ जाता। इसी तरह वक्त गुजरता गया। चिल्ला 41 दिन का था जिसे मुझे हर सूरत पूरा करना था। मैं बड़े यकीन के साथ ये अमल कर रहा था। जब वक्त गुजरता गया और इस अमल के आखिरी चंद अयाम रह गए तो मैं एक दिन वही अमल बैठ के पढ़ रहा था। मेरे पास कुछ गोश्त पड़ा था तो एक आदमी आकर मेरे पास कुछ फासले पे बैठ गया। वो काफ़ी हैरत से मेरी तरफ देखता रहा, लेकिन मैंने उसे ज़्यादा ध्यान से या गौर से नहीं देखा क्योंकि मेरा मुकम्मल ध्यान मेरे अमल में था। जब मैं अपने अमल को मुकम्मल करके फारिग हुआ तो वो आदमी उठ के मेरे पास आ गया, लेकिन उसने कोई बात मुझसे ना की और मैं ये समझा कि शायद ये इंसान किसी कब्र के ऊपर फातिहावानी करने के लिए आया था और ये वैसे ही आके यहाँ कुछ देर के लिए बैठ गया। उसके बाद मैं वहीं गोश्त रख के, जैसा मेरा रोज़ाना का मामूल था, मैं घर वापस आ गया। जब मैं घर वापस आया तो उस रात मुझे बहुत से मुख्तलिफ़ किस्म के गैर मरई मखलूक़ात के ख्वाब आए और मैं काफ़ी पूरी रात डरा रहा। जब मैं सुबह अगले दिन उठा, ऑफिस गया तो मेरा जिस्म ऐसे था जैसे पूरी रात मैंने बहुत मुशक्क़त की हो। खैर अगले दिन मेरा दिल ना चाह रहा था कि मैं दफ्तर जाऊं, लेकिन मैं हिम्मत करके ऑफिस चला गया और वैसे भी मैं अपने चिल्ले को रास्ते में छोड़ना नहीं चाहता था। खैर दफ्तर से फारिग हुआ तो सीधा कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। रास्ते से कुछ गोश्त लिया और उसी कब्र के पास जाके बैठ के मैंने उस चिल्ला को पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर का चिल्ला मैंने पढ़ा था तो वही आदमी कुछ फासले पे आके बैठ के मुझे गौर से तकने लगा। मैंने फिर उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान ना दिया, लेकिन इस बार मुझे ये ज़रूर एक अजीब सी चीज़ लगी क्योंकि एक आदमी का रोज़ाना इसी तरह मेरे सामने आना एक आम सी बात ना थी, लेकिन फिर भी मैंने ज़्यादा उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। खैर मेरा अगले दिन का फिर चिल्ला मुकम्मल हुआ। मैंने वही गोश्त रखा और वापस घर की तरफ चल पड़ा। अब अमल के बाकी 3 दिन रह गए थे। दोबारा अगले दिन ऑफिस गया। रात को बिल्कुल वैसे ही ख्वाब आते रहे, लेकिन मैंने चिल्ला नहीं छोड़ा। अगले दिन जब मैं ऑफिस पहुंचा और ऑफिस के बाद उसी कब्र की तरफ गया, रास्ते से गोश्त लिया और वहीं जाके चिल्ला शुरू किया तो कुछ देर बाद वही आदमी मेरे सामने आके बैठा, लेकिन इस बार वो नहायत गुस्से में था। वो मुझे इस तरह देख रहा था जैसे कि वो मुझे अभी खा जाएगा। इस बार मुझे कुछ खौफ महसूस होना भी शुरू हुआ। अब मैं बखूबी समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि कोई जिन है। खैर मैंने अपना चिल्ला जारी रखा, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान ना दिया और हिम्मत करके कब्रिस्तान से बाहर आ गया। मैंने मुड़ के ना देखा, लेकिन ये रात मेरे लिए बहुत भारी थी क्योंकि अब मुझे इल्म भी हो चुका था कि कोई जिन हाजिर हो चुका है। अब मैं पूरी रात ये सोचता रहा कि कल कब्रिस्तान जाऊं और उससे मुखातिब करके उससे बात करूं, लेकिन फिर कहता कि कहीं ऐसा करने से कोई और मसला ना हो जाए क्योंकि अभी अमल के 2 दिन बाकी थे। खैर मैंने अगले दिन दोबारा अमल मुकम्मल किया। अगले दिन वही इंसान जो कि एक जिन था वो दोबारा उसी तरह मेरे सामने बैठा हुआ था और मुझे तकता जा रहा था। अब जैसे जैसे
عمل مکمل ہوتا گیا میرے اندر ایک خوف کی لہر دوڑتی گئی۔ مجھے یہ علم نہ تھا کہ جب بھی جنات کو حاضر کیا جائے تو کبھی اپنے اوسان خطا نہیں کیے جاتے، کیونکہ جیسے ہی کوئی انسان اپنے اوسان خطا کرتا ہے یعنی ڈر جاتا ہے تو یہ چیزیں اس پہ حاوی ہونے کی کوشش کرتی ہیں۔ میں نے عمل مکمل کیا۔ اس بار وہی انسان نما جن میرے بالکل قریب آ کے بیٹھ گیا، اتنا قریب کہ میں خوف زدہ ہو گیا۔ میری ہمت نہ پڑی کہ اسے مخاطب کروں۔ میں نے جلدی جلدی گوشت رکھا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب عمل کا آخری دن تھا۔ میں صبح جلدی جلدی آفس کے لیے تیار ہوا کیونکہ میں پوری رات سو نہ سکا تھا۔ پہلے میں کچھ دیر کے لیے خوف زدہ ہوتا یا مجھے کوئی ڈرونے خواب آتے، لیکن میں کچھ حد تک نیند پوری کر لیتا۔ لیکن یہ رات ایسی تھی کہ جس میں میں پوری رات خوف سے سو نہ پایا۔ لیکن یہ شوق تھا، یہ میری خواہش تھی کہ میں جنات کو کسی طرح حاضر کروں اور ان سے بات کروں اور ان کو اپنے قابو میں لاؤں۔ خیر، اگلے دن آفس کا کام مکمل کرنے کے بعد میں سیدھا روزانہ کی طرح اسی قبرستان کی طرف چل پڑا۔ قبرستان پہنچا، اسی طرح اسی قبر کے پاس گوشت رکھا اور اپنا چلہ مکمل کرنے لگا۔ ابھی میں نے کچھ دیر کا چلہ ہی مکمل کیا تھا کہ وہی انسان نما جن میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ اب وہ مجھے بڑے غصے سے تکتا گیا۔ میں نے بڑی ہمت کر کے اس دن وہ عمل مکمل کیا۔ اب میں جیسے ہی روزانہ کی طرح گوشت اس قبر کے پاس رکھ کے گھر کی طرف روانہ ہونے لگا تو پیچھے سے اس انسان نما جن نے مجھے آواز دی، اور وہ آواز اس طرح تھی کہ جیسے وہ انسان مجھے کئی عرصے سے جانتا ہو۔ اس نے میرا نام لے کے مجھے پکارا، نوید، تم یہاں کیا کر رہے ہو اور روزانہ یہاں کیوں آتے ہو؟ میں نے اس کی طرف مڑ کے دیکھا اور واپس اسی قبر کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ میں کئی دنوں سے یہاں آتا ہوں اور میرا کوئی مقصد ہے جسے میں پورا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ انسان نما جن کچھ دیر خاموش رہا، میری طرف تکتا رہا، پھر اس نے کہا کہ تیرا مقصد کیا ہے؟ میں نے اسے کہا، میرا مقصد جنات کو حاضر کرنا ہے۔ پھر وہ دوبارہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ دیر گزری تو اس نے ایک اور سوال کیا کہ اگر وہ تیرے سامنے حاضر ہو جائیں تو اسے دیکھ لے تو کیا دوبارہ تو انہیں حاضر کرنا چاہے گا؟ میں نے کہا کہ میں انہیں دوبارہ حاضر نہ کروں گا، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جنات حاضر ہوتے ہیں وہ کیسے دکھتے ہیں اور ان سے بات چیت کر کے کیسا محسوس ہوتا ہے۔ وہ جن دوبارہ خاموش ہو گیا۔ اس نے کچھ دیر بعد دوبارہ مجھ سے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں ایک جن ہوں تو کیا اس سے تیری خواہش پوری ہو جائے گی؟ میں مسکرایا اور اسے کہا کہ تو ایک انسان ہے، تو کبھی بھی جن نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ انسان نہیں جن ہے، لیکن میں اسے اس کی اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ پھر دوبارہ سر جھکا کے بیٹھ گیا اور اس نے کہا
कि तू मुझे किस सूरत में देखना चाहता है। मैंने उसे कहा कि तू अपनी अगर जिन है तो असली सूरत में आ। इतना कहना था, उसने अपने चारों तरफ देखा और उसने अपने आप को मेरे सामने अपनी असली सूरत में हाजिर कर दिया। वो नहायत खौफनाक किस्म का जिन था। उसके लंबे लंबे दांत, लंबे लंबे बाल, स्याह चेहरा, बड़ी बड़ी आँखें जिनसे खौफनाक किस्म की चमक बाहर ज़ाहिर हो रही थी। उसका चेहरा देख के मुझ में ऐसी खौफ की कपकपी तारी हुई कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। खैर, वो कुछ देर अपने आप को इस सूरत में हाजिर करने के बाद उसने मुझे यूँ कहा कि मैं तेरी ख्वाहिश के मुताबिक तेरे सामने हाजिर हो गया। अब तुझे यही कहूँगा कि क्योंकि तेरी ख्वाहिश पूरी हो गई तो अब दोबारा मुझे कभी हाजिर ना करना। खैर, मैं खौफ की वजह से जल्दी जल्दी घर आया। उसके बाद मुझे कई दिन तक बुखार रहा और मेरा जिस्म हर वक्त तपता रहता। मैंने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया लेकिन फ़र्क ना पड़ता। फिर मैंने रूहानी इलाज करवाया और अल्लाह के फजल से मैं बेहतर हो गया। अब मुझे दोबारा उसी जिन को हाजिर करने की ख्वाहिश पैदा हुई। मैं दोबारा उसी तरह कब्रिस्तान जाता, गोश्त लेता और वही चिल्ला दोबारा पड़ता रहता। इस बार जैसे ही चिल्ला मैंने मुकम्मल किया, वो जिन आखिरी दिन हाजिर हुआ। यानी पहले जब मैं चिल्ला मुकम्मल कर रहा था तो वो आखिरी दिनों में पहले ही नज़र आना शुरू हो गया था, लेकिन इस बार जैसे ही चिल्ला मुकम्मल हुआ तो वो हाजिर हुआ। और इस वक्त जब वो हाजिर हुआ वो नहायत गुस्से की हालत में था। उसने मुझे आके कहा कि तूने अपना वादा क्यों तोड़ा? तुझे मैंने ये कहा था कि दोबारा मुझे किसी सूरत हाजिर ना करना। तूने अपनी ख्वाहिश मेरे सामने ज़ाहिर की कि मैं तुझे तेरे असली चेहरे, असली सूरत में देखना चाहता हूँ, तो मैंने तेरे सामने अपने आप को हाजिर कर दिया। लेकिन तूने मुझसे वादा किया था कि तू दोबारा मुझे कभी हाजिर ना करेगा। अब तू मुझे दोबारा हाजिर करने का नतीजा खुद भुगतेगा। ये कहकर वो गायब हो गया। मैंने उस किताब में जिन्नात को हाजिर करने के बहुत से अमलियात पढ़े थे, लेकिन उस किताब में ये कहीं ना लिखा था कि आप किसी जिन को अपने काबू में भी कर सकते हैं। खैर, मैं घर आया और घर आके जैसे ही लेटा, मेरी बीवी मेरे पास आई और उसने कहा कि आज कोई अनजान आदमी घर के दरवाजे पे दस्तक दे रहा था। जब मैंने उससे उसके आने का मकसद पूछा तो उसने कहा कि तेरे शौहर ने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है और अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बाकी ये कहानी का पहला हिस्सा है। अगला हिस्सा मैं इंशाल्लाह कल ज़रूर इस चैनल पे दूंगा, तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक कर दें, घंटी के निशान पे ज़रूर दबाएं और कमेंट्स में बताया करें कि आपको कहानी कैसी लगी।